हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल की स्पेशल क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों का यूपी टेट अच्छे से संपन्न हो चुका है। आप लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा और उसका जो आपका आंसर शीट है वो आप लोगों के सामने लाए हैं। अभी आपके थोड़ी देर पहले बाल विकास का आंसर शीट लाए थे, जिसमें कि आप लोगों ने अपने देख लिए होंगे कितने उत्तर सही हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने बाल विकास में 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर लिए हैं। आशा करते हैं आपने बहुत अच्छा पेपर दिया होगा और उम्मीद करते हैं अच्छे आपके नंबर भी आएंगे। तो अब आप लोगों के लिए हिंदी का जो पेपर था उसका उत्तरमाला लेकर आए हैं, तो चलिए मिला लेते हैं और आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 31 हिंदी का, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप पूछा गया है आशु भाषण, श्रुतलेख, सुलेख और शुद्ध वर्तनी। ये तीनों जो हैं ये लेखन से संबंधित हैं और जो आपका मौखिक पूछा गया है तो ये आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 31 का पहला ऑप्शन सही है। 32 देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियां। आपको बताया था हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। अभी पिछली क्लास में आपको बोलियां उपभाषाएं बताई गई थी, जो कि 18। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने भी वीडियो अच्छे से देखी होगी, समझी होगी, वो पेपर में अच्छा प्रदर्शन जरूर करके आए होंगे। उनके बहुत कम क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश होगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ये आपको कई बार बताया था। सामाजिक में समाज जो है वो मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगाकर सामाजिक बना है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज धन एक लगा के सामाजिक शब्द बना है। अगला प्रश्न, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम। तद्भव पत्रिका के संपादक, आपको कई पत्रिकाएं जो इम्पोर्टेंट थी वो बताई थी, उनमें तद्भव पत्रिका भी थी। तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां जगनिक की हैं। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का ए, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये जगनिक की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, अकाल का पर्यायवाची। अकाल का पर्यायवाची पूछा गया था, जो कि दुर्भिक्ष होगा। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष भी होता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपको वाक्य पूछा गया है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो आपको वाक्य बताए थे, सरल वाक्य बताया था, संयुक्त वाक्य बताया था और मिश्र वाक्य की भी पहचान बताई थी, जिससे कि आप आसानी से पहचान कर सकते हो। तो मिश्र वाक्य में बताया था कि जिस सेंटेंस में जहाँ तहाँ, जिसने, कितना, की ये शब्द आ जाते हैं वहां पर मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ देखते हैं ऐसा कौन सा हो सकता था। तो देखते हैं, ये आपका जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये की आ गया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द आपको पढ़ाए गए हैं। जिसकी पूर्व से आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 39। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य पूछा गया है? मुझसे उठा नहीं गया। तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद कौन सा है? निष्कपट का संधि विच्छेद पूछा गया। तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, निधन कपट। निधन कपट यानी कि निष्कपट। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको अभी पिछली क्लास में बताया गया था कि ऐसा कौन सा देश है भारत के अलावा जहां हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है। तो वो मॉरिशस है। ये आपका 41 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉरिशस ऐसा देश है जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है और मॉरिशस को लघु भारत भी कहा जाता है, ये भी आपको बताया था। अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर ये ब्रज भाषा की रचना है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कविता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में विशेषण पूछा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, सर्वनामिक, परिमाण बोधक, संख्यावाचक।
या फिर गुणवाचक। तो क्षेत्रीय में ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत सिंपल था, आप सभी लोगों ने सही किया होगा बिल्कुल। चौराहा शब्द में समास, चौराहा यानी कि चार राहों का समूह आपको बताया था, जहां पर प्रथम पद संख्यावाचक हो और उसके पूरे शब्द से समूह का बोध होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी पूछी गई है यहाँ पर अनुग्रहित की, तो अनुग्रहित की जो वर्तनी सही है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, अनुग्रहित। अगला प्रश्न 47 निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पैतृक। पैतृक शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 48 क्वेश्चन। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया था, कौन सा है? शाह का उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो शाह का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछी गई है, अत्यंत यानी कि अति, धन, अंत। तो यहाँ पर जो आपको पहला शब्द अति दिख रहा है ये उपसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अत्यंत में अति उपसर्ग है। अगला प्रश्न उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं, तो ये आपका यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, तो जो पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है वो आपको बता देते हैं कि इनका क्या आंसर सही होगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा गया था, तो यहाँ पर ये अक्कड़ सही हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपने पैराग्राफ में पढ़ लिया होगा और सही ही किया होगा, तो ये आपका वैशाली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में स्व प्लस छंद, और यहाँ पर संधि पूछी गई है कौन सी है? तो ये यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। अगला है जो पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो पैराग्राफ में आपने सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पर ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या है? पैराग्राफ के अनुसार श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है, यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 इंगिया का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इंगिया का उच्चारण स्थान ये नासिका होता है, यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया गया था कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया होगा, आप लोग सही करके आए होंगे। अगला देखते हैं 57 नंबर, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में परिमाण बोधक है, ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न समास का विलोम होता है व्यास, यहाँ आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, समास का विलोम व्यास होता है। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का अर्थ होता है शून्य, तो यहाँ आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा, 59 का ए। 60 का आंख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना, तो ये आपका 60 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अप्रिय लगना। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब आप सभी लोग संस्कृत के क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि आपने संस्कृत में कितने नंबर सही किए हैं। संस्कृत आपका 61 से स्टार्ट है और ये 90 तक खत्म है, 61 से 90 तक है, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा इसमें आपने कौन से सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत का पहला प्रश्न, मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद क्या होगा? मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद अहम एवं मन्ने, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अहम एवं मन्ने। अगला प्रश्न, मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? कर्म वाच्य पूछा गया है मैं बाजार जाता हूँ का, तो ये हो जाएगा मया आपणम गम्यते, यहाँ आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मया आपणम गम्यते। 63 का पच धातु का अक्त प्रत्यय लगाकर रूप क्या बनेगा? पच धातु में अक्त प्रत्यय लगाकर पक्वाह बनेगा, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 63 का थर्ड। 64 का पंचनवती
संख्या है, आपसे बार बार कहा गया था कि संख्याएं जरूर पढ़ लीजिए, संख्याओं से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने मिल गया है संख्याओं से संबंधित। तो 64 का पूछा गया पंचनवति। पंचनवति यानी कि नवति होता है 90 और पंच 5, तो यहाँ पर 95, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचनवति 95 को। अगला प्रश्न, अव्यय शब्द समूह है, अव्यय शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर ये 65 का सेकेंड नंबर हो जाएगा। सर्वत्र, अधुना और उपरि, ये सभी अव्यय शब्द समूह हैं। 66 नंबर, बाह्य प्रयत्नों की संख्या। बाह्य प्रयत्न, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 होती है। अगला प्रश्न 67, मनोरथ उदाहरण है कौन सी संधि का? मनोरथ, प्रकृति भाव, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि। तो मनोरथ पूछा गया है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया होगा, मनोरथ का विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पर ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मणा यम भी प्रैति सह संप्रदानम, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 69, अंतस्थ वर्ण पूछे गए कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण, ये आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यड़, या, वा, रा, ला, ये अंतस्थ वर्ण है, आप सही करके आए होंगे। अगला प्रश्न, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा महम संस्कृतम रोचते, ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 का, संस्कृत साहित्य में कवि, किस कवि की रचना को विद्वदौसम कहा गया है? श्रीहर्ष, कालिदास, भास या फिर भारवी। तो ये आपका 71 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीहर्ष की रचना को विद्य औषधम कहा गया है। अब आप सभी लोगों ने पैराग्राफ ये पढ़ लिया होगा, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको बता देते हैं। शिव पदस्य अन्यार्थ कहा, शिव पदस्य अन्यार्थ, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगाल। अगला प्रश्न आपके सामने है 73, सभी लोग मिला लीजिएगा और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और टोटल कितना बनता है। गद्य खंडे कया प्रश्न पच्छते, जो पैरा दिया गया उससे पूछा गया है, तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मया। अगला प्रश्न, कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लक्ष्मी पार्वत्यो। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? यहाँ साफ साफ लिखा है कौन सा प्रत्याहार नहीं है, ला, हल, रा या फिर अल, तो यहाँ पर ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ला जो है वो प्रत्याहार नहीं है। अगला प्रश्न, शिशु मोदकाय रोदती, शिशु बच्चा लड्डू के लिए रो रहा है, ये किसका उदाहरण है? हितयोगे चका, रुच्यार्थाम प्रियमाणा का, तदर्थे चतुर्थी वाच्या या फिर स्पृहेरिस्पति का। तो यहाँ पर ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तदार्थे चतुर्थी वाच्या। अगला प्रश्न, उच्चय उदाहरण है, उच्चय, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आलिंग का। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है, ये पूछा गया है, जस, हस, शल या फिर यड़, तो ये आपको बताया था, ऊष्म वर्ण शा, श, श और हा, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जस। अगला प्रश्न, पठानी रूप है, पठानी किस लकार का, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, ये पूछा गया था, तो ये पठ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छा किससे मिलकर बना है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन का और सा से मिलकर छा बनता है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, इसमें कहा गया 79 की कौन सी संस्कृत संख्या नहीं है? एकोन सप्तति, एकोनाशीति, ऊनाशीति या फिर नव सप्तति। तो यहाँ आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, एकोन सप्तति, ये 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद पूछा गया है, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। तो ये आपका दिनेन पाठा पठती यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
उपकृषणम में कौन सा समास है? उप आपको बताया था, जहाँ पर पहला पद अव्यय हो वहाँ पर अव्ययभाव होता है, यहाँ पर उप जो है वो अव्यय शब्द है, इसलिए ये आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सही करके आए होंगे। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द कौन सा है? 32 संख्या के लिए पूछा गया है कौन सा संस्कृत शब्द है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वात्रिंशत्। अगला प्रश्न विभक्ति वचन से पूछा गया था, पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्यो। ये सप्तमी एक वचन का रूप है पति शब्द का। अगला प्रश्न अट प्रत्याहार के वर्ण, अट प्रत्याहार के, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण है जो अट प्रत्याहार के हैं? तो ये स्वर और ह या व और रा है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कारकः में यदि प्रकृति है क्रा तो प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अड़बुल। अव्ययभाव समास का उदाहरण पूछा गया था, ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिहरि। निम्न में से कौन चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से रामायण प्रसिद्ध है, ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा पूछा गया है? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञा। छत्र ज्ञा, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पर ज्ञा है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि पर्यावरण का है। पर्यावरण का पहला प्रश्न 121 से शुरू है और 150 पे खत्म है, तो आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। पर्यावरण का पहला प्रश्न कार्बन डेटिंग संदर्भित है। कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? इनमें से सभी श्वेत पत्र पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों के आयु मापन, और लास्ट है चट्टानों की शक्ति मापन। यहाँ पूछा गया है कार्बन डेटिंग संबंधित है, तो ये आपका जो 121 नंबर है, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डेटिंग इन सभी से संबंधित है, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? यह आपको पढ़ाया गया है। कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा 122 का। अगला प्रश्न 123 नंबर बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन जो है वो समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थों की सांद्रता जो बढ़ती है उसको कहा जाता है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 124 नंबर निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन कवक सही हो जाएगा। कवक जो है वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न 125 नंबर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ये आपका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका ये सेकेंड नंबर सही होगा, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 126 नंबर घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? जो सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी है, ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 127 नंबर वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है कौन सा है? आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल? तो जो स्तर पृथ्वी के सबसे पास है वो क्षोभ मंडल है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय संसद के द्वारा पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका 11 दिसंबर 2002 सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 129 नंबर निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कृषि करने की कौन सी प्रक्रिया? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जैविक खेती। 130 नंबर अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा ये किससे संबंधित है? बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक अम्ल से या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से? तो जो अम्लीय वर्षा है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। WWF से आशय है, WWF से मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी ये आपकी
फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? तो ये एंडीज में अवस्थित है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, तिब्बत की सांगपो नदी जानी जाती है, तो ये तिब्बत की जो सांगपो नदी है ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। 135 का सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक के द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण ये पश्चिम बंगाल में है। आपको कल ही बताया गया था आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दाब प्रभाव है, रेन शैडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है या फिर निम्न ताप प्रभाव है? तो यहाँ पर ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि वहाँ पर रेन शैडो प्रभाव है। अगला प्रश्न 138 नंबर, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ये आपको कई बार हमने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम में आएगा और आ गया। आशा करते हैं आप सभी लोग सही करके आए होंगे। तो ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 139 नंबर पे, वायुमंडल की ऊपरी सीमा का प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? तो ये सूर्या तप कहलाती है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे? बार बार आपसे कहा गया था, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान से संबंधित कई प्रश्न आते हैं और ये भी पूछा जाता है कि बाहर से क्या चीज़ें ली गई हैं, इसलिए आपसे बार बार कहा था। ये प्रश्न आपको बताया भी था, इसलिए सही ही करके आए होंगे आप सभी लोग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से पढ़े हुए कितने प्रश्न किए हैं और सही किए हैं। तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं? तो वो USSR, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता ये शांत घाटी में पाई जाती है। 141 का सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? क्या असत्य है ये पूछा गया है। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीय मान और एक स्वच्छ ईंधन। तो यहाँ पर पूछा गया क्या गलत है? तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। अगला प्रश्न 143 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक पदार्थ घटक हैं, यानी कि आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। मकर रेखा है, मकर रेखा ये आपका मकर रेखा है पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 सही, 1/2 डिग्री साउथ, ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 145 नंबर, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग एजी टॉन्सले ने किया है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में प्रारंभ किया गया। आपको बताया था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, यानी कि आपका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है जंगली गधों का अभयारण्य, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आपका यूपी टेट का मैथ विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों का संपूर्ण मिलवा दिया गया है। आप सभी लोग देख लीजिएगा कि आपके कितने नंबर टोटल बनते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने बेहतरीन अपना पेपर दिया होगा और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण भी होंगे। कल आप सभी लोगों के लिए मैथ का सॉल्व पेपर लेकर आएंगे। इसको पूरा सॉल्व करके आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आप सभी लोग समझ पाएँ कि कैसा पेपर आया था और किस हिसाब से पेपर करना था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।